बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमारा आज का जो टॉपिक है वो पार्ट 5 सीपीसी स्पेशल प्रोसीडिंग के हवाले से है। और स्पेशल प्रोसीडिंग के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें डिस्कस की गई। अगर हम इस पूरे चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में 3 चीज़ें डिस्कस की गई हैं। पहली चीज़ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, दूसरी चीज़ स्पेशल केस और तीसरी चीज़ न्यूसेंस। ये 3 चीज़ें डिस्कस की गई हैं, जिसका भी हम पहला हिस्सा जो है सेक्शन 89A, क्योंकि जो 89 है वो क्या हो चुका है, वो ओमिट हो चुका है। किसने ओमिट किया है? 89 आपका ओमिट हुआ है जब आपका आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 आया। तो आर्बिट्रेशन एक्ट आने के बाद जो 89 सेक्शन था वो ओमिट किया गया और फिर उसके बाद फर्दर 89A जो है वो इसके अंदर इंसर्ट किया गया। तो हमने आज 89A को देखना है कि ये है क्या चीज़, ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होती है, कब इसको अप्लाई किया जाएगा, कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले ये लफ्ज़ ADR। अच्छा, इस लफ्ज़ की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि स्पेशली जो कैंडिडेट्स एडिशनल सेशन जज, मजिस्ट्रेट और सिविल जज, उन लोगों के लिए ये जैसे अब जो आज दोनों टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं ये बहुत से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप पुराने पेपर्स का एक तरीकाकार देख लें तो वो जो जनरल क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीटेड है और रिपीटेड होने की वजह से लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, तो इन पेपर्स में कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर वो क्वेश्चंस नहीं दिए जाते। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि जो जनरली हम निगलेक्ट कर देते हैं कि यार इसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं है, ये कोई इतना ख़ास तो है कोई नहीं, एक छोटा सा सेक्शन है, इसका पढ़ के क्या करेंगे। तो वही एक छोटा सा सेक्शन जब कुछ मुख्तलिफ अंदाज से आपसे पूछा जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ADR का जो टॉपिक है, 89A जो सेक्शन है हमारा, ये 2-3 डिफरेंट तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि लास्ट टाइम पूछा गया कि व्हाट इज़ द मोड, किस चीज़ का मोड, व्हाट इज़ द मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन CPC बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इशू। तो बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इशू ये डिस्प्यूट कैसे सेटल हो जाता है। तो बंदा कहता है यार ये क्या है, जब तक इशू फ्रेम नहीं होगा तब तक डिस्प्यूट कैसे सेटल हो सकता है। तो किसी भी डिस्प्यूट के सेटल होने के लिए इशू का फ्रेम होना इंतहाई ज़रूरी है। तो फिर ये क्या बात आ गई आपकी, पहली चीज़। सेकेंडली क्या हो गया, सेकेंडली इसमें ये आ जाता है कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, किस तरह, आउटसाइड द कोर्ट। भाई आउटसाइड द कोर्ट है तो फिर तो आपको बाहर उस पर CPC कहाँ से आ गई, लेकिन नहीं, CPC सेक्शन 89A हमें आउटसाइड द कोर्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसको हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं, उसका एक तरीक़ाकार बताता है। और फिर ये जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है ये कोई एक चीज़ नहीं है, इसके अंदर फिर डिफरेंट चीज़ें हैं। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि जिसके डिफरेंट मोड्स हैं फॉर द अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो हमने आज देखना है कि उस अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के किस चीज़ को हमने 89A के अंदर डिस्कस करना है और ये कब, क्या, क्यों और कैसे हो सकता है, उसके लिए हमें देखनी पड़ेगी स्टैट्यूटरी वर्डिंग। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR इस वक्त पूरी दुनिया किधर जा रही है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जा रही है। व्हाट इज़ द रीज़न, दुनिया क्यों जा रही है जनाब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ, लिटिगेशन को लोग क्यों छोड़ते जा रहे हैं, क्या रीज़न है। अब लिटिगेशन क्या है, लिटिगेशन है आपका जो ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, और अब लोग ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ द कोर्ट को छोड़कर क्या कर रहे हैं, वो जा रहे हैं ADR की तरफ। रीज़न, इस वक्त आपको जो मार्केट बिजनेस है ये सारे का सारा डिपेंड करता है आपकी गुडविल के ऊपर। एक कंपनी उसकी जितनी अच्छी गुडविल है, एक इंस्टीट्यूट उसका जितना अच्छा गुडविल है, वो उतना कामयाब है। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अब अगर मेरा इस इदारा और मेरे जो पार्टनर्स के साथ कुछ अगर डिस्प्यूट आ जाता है और ये लिटिगेशन में अदालत में चला जाता है, तो सबसे बड़ा लॉस किसको होगा, इस इंस्टीट्यूट को होगा, इस इदारे को होगा। स्टूडेंट्स का ट्रस्ट टूट जाएगा। इन द सेम वे अगर कोई कंपनी है, अगर कोई बैंक है, उसके ऊपर कोई फ्रॉड है, कोई स्कैम है या कोई सिविल डिस्प्यूट उसका किसी के साथ लेना देना है, अब अगर वो डिस्प्यूट ऑन द रिकॉर्ड आ जाए और लोगों को पता चल जाए तो बैंक क्या हो जाएगा, बैंक को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। क्योंकि ऐसे मामलात में जितनी भी आपकी जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स फ़ौरन से पहले डाउन हो जाते हैं। इन शेयर्स को बचाने के लिए डाउन होने से अब दुनिया किधर जा रही है, वो जा रही है ADR की तरफ, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ। ये स्पीडी मोड है, कॉस्ट इफेक्टिव है,
ये आपके आम सिविल की तरह वो लंबे अरसे तक नहीं चलेगा। ये विद इन मंथ्स, विद इन वीक्स ये मामला हल होगा और उसके बाद आपका जो मामला है वो ख़त्म हो जाएगा और आप अपने एक जो वापस रूटीन वर्क है उसमें आ जाए। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में 89A क्या कहता है? द कोर्ट मे वेयर इट कंसीडर्स नेसेसरी। अब पहली बात कि ये कोर्ट की कौन सी पावर है? डिस्क्रिशनरी पावर है। वेयर इट मे कंसीडर नेसेसरी, ये कोई शेल के साथ नहीं है, ये कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। ये एक कौन सी प्रोविजन है? ये एक डायरेक्टरी प्रोविजन है जिसमें क्या है कि ऑप्शन है, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। तो इसका जो पहला असेंशियल अगर हम ड्रा करें यहां से, तो इसका पहला असेंशियल, पहला पॉइंट क्या है कि ये डिस्क्रिशन है जनाब। कोर्ट को बाउंड नहीं किया जा सकता एक मैंडेटरी प्रोविजन के तौर पर कि जी आपने ये काम करना ही करना है। द कोर्ट मे वेयर इट कंसिडर्स नेसेसरी हैविंग रिगार्ड टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सिक्योरिंग एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केस। अब अगली बात, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द केस, कि बेहतरीन तरीके के साथ, जल्द अज जल्द, तेज तरीके के साथ किसी केस को क्या करना, उसको डिस्पोज ऑफ करना। ये इसका बेसिक मकसद है। इन आर रिलेशन टू अ सूट अडॉप्ट द कंसेंट ऑफ पार्टीज। अब यहां पर ये कब होगा? एडीआर के लिए आपका मामला जाएगा क्या है? कंसेंट ऑफ द पार्टीज के साथ। एक हमने क्या दिया? डिस्क्रिएशन है। किस लिए किया जाएगा, क्यों किया जाएगा? ताकि आपका कोई भी केस उसका एक्सपीडिशियस डिस्पोजल हो जाए। और उसके बाद इसमें ज़रूरी चीज़ क्या है? इसमें ज़रूरी चीज़ है जनाब कंसेंट ऑफ द पार्टीज़। जब तक पार्टीज़ कंसेंट नहीं देती तब तक आप एडीआर की तरफ केस को नहीं भेज सकते। तो पार्टीज़ का कंसेंट देना ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करता जाऊँ। सेम चीज़ अगर हम लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर जाकर पढ़ेंगे, वहाँ पर भी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आर्बिट्रेशन की सूरत में मौजूद है। अब जो वहाँ पर वो आर्बिट्रेशन की सूरत में मौजूद है, तो वहां पर दोनों ऑप्शंस है, विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज और इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। तो अगर आप लैंड रेवेन्यू एक्ट में इस चीज़ को लेकर जाएंगे तो विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज सर्टन जो आपके मैटर्स है वो उसको एडीआर के लिए रेफर कर दी जाते हैं। बट यहां पर क्या है कि कोर्ट अडॉप्ट करेगा कंसेंट ऑफ द पार्टी और उसके बाद अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कौन सा मोड यूज करेगा? इंक्लूडिंग मेडिएशन, कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन। ये तीन मेन बेसिक मोड हैं जो अदालत यूज करेगा किसके लिए? एडीआर के अंदर किसी भी मामले को हल करने के लिए। तो 89A क्या कहता है? 89A ये कहता है कि जहां पर अदालत इस चीज को जरूरी समझती है कि यार किसी मामले का बेहतरीन और तेज और अफेक्टिव हल इसमें है कि ये लोग अपने मसले को खुद हल कर ले। इस मकसद के लिए मेडिएशन कमेटीज भी बनाई गई, फैमिली मामलों में मेडिएशन कमेटी बनाएगी। अफेक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं है, बट अदालत अगर एक जनरल आप प्रैक्टिस भी देख रहे हो, जब उसके पास पार्टीज फर्स्ट हियरिंग पर आती है तो वो उससे पूछ लेते कि भाई को मामले की हल की सूरत है। अगर यहां पर वो पार्टीज कह देती हैं कि ठीक है जी हम इसको हल करते हैं, तो इधर बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इशू क्या हुआ कि जी जाओ अपना मामला हल करके मेरे पास ले आओ, फिर मैं इसको रूल ऑफ द कोर्ट बना दूंगा। क्योंकि जब वो रूल ऑफ द कोर्ट बन जाएगा तो वो डिक्री की तरह फॉलो किया जाएगा। तो अब थोड़ा सा इसमें चीज़ हमने देखनी है कि मेडिएशन और कंसिलिएशन में क्या फ़र्क है। मेडिएशन क्या होता है कि जिसमें टोटल 3 लोग होते हैं और तीसरी पार्टी होती है मेडिएटर, दरमियान वाला शख्स, जो इनको मशवरा देता है कि किस तरीके से आप अपने मसले को हल कर ले, इनको सूरत हाल बताता है। और कंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? सुलह सफाई, कि यार ये दोनों पार्टीज आपस में लड़ने के ऊपर आई हुई है, इनको कहो कि आपस में सुलह सफाई करें और इस मामले को हल कर लें। अगर ये लिटिगेशन में जाएंगे तो दोनों का नुकसान है। और पाकिस्तान में तो नस्लों का नुकसान है कि लिटिगेशन आपके 25, 30, 40 साल तक चली जाती है, तो ना वो यूज़ कर सके ना वो यूज़ कर सके। ये तो बहुत बड़ा लॉस है। एक लॉस टाइम का और एक आपका लॉस किस चीज़ का है? एक आपका जो लॉस है वो गुडविल का लॉस है। तो जहाँ पर आपकी गुडविल इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ पर लोग क्या करते हैं? नॉर्मल ट्रेडिशनल लॉन्ग ड्रान सूट चलाने की बजाय प्रेफर करते हैं कि जी हम अपने मामले को क्या कर ले, आर्बिट्रेशन के ज़रिए से हल कर ले, एडीआर के ज़रिए से हल कर ले। और उसमें मेडिएशन और कंसिलिएशन के ज़रिए से क्या होता है? एक्सपीडिशियस, उसके लिए डिस्पोजल के लिए पार्टीज़ की कंसेंट लेने के बाद अगर अदालत को मुनासिब लगता है तो वो किसी भी केस को क्या करता है? रेफ़र कर देता है फॉर द पर्पज़ ऑफ एडीआर। अच्छा, यहाँ पर कुछ केस लॉज जनरली अगर आप बुक्स तलाश करें, इवन देन कि आप अगर आमिर रज़ा की बुक भी तलाश कर ले,
तो इस हवाले से आपको शायद केस लॉ नहीं मिलेगा जो 89A को थोड़ा बहुत इलेबोरेट करता हो। तो बड़ी मुश्किल से मुझे 2 केस लॉ मिले हैं। एक है 2006 LM लाहौर है और पेज 231 है। ये कहता है कि जनाब जो आपका अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है ADR है, इट इज़ एन एमिकेबल मीन ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि ये एक एमिकेबल मीन ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। बहुत बेहतरीन तरीका है कि इस तरीके से आप अपना क्या कर सकते हैं, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं अदर देन द कोर्ट। ये किसने कह दिया? 2006 LM लाहौर 231। इसके ऊपर जो एक थोड़ा सा डिटेल्ड जजमेंट है वो क्या है? वो है जनाब PLD 2007 लाहौर और पेज 581। यहाँ से हमें क्या पता चलता है? दर हकीकत हम यहाँ से ड्रा करवाते हैं, एक तो इम्पोर्टेंस और दूसरा क्या, एंड नीड ऑफ ADR। इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या किया है, लाहौर हाई कोर्ट ने इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ द ADR उसको हाईलाइट किया है कि आखिर क्या ज़रूरत है इस ADR की और इसकी ज़रूरत क्या है और इसका फ़ायदा क्या है। तो वो किस सेंस में उसने बयान किया? तो यहाँ पर कहा गया कि ऑलमोस्ट जो आपके जितने भी कमर्शियल, अगर आप कोई बंदा आप में से ऐसा है कि जो किसी भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के साथ रिलेटेड है या कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स या कोई आपकी पार्टनरशिप डीड्स जो कमर्शियल मकासद के लिए होती है, अगर वो कोई बंदा ड्राफ्ट करता है तो उसको ये पता होगा कि वहाँ पर आर्बिट्रेशन क्लास डाली जाती है। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि जब भी आप कोई बड़े जो फर्म्स है या मल्टीनेशनल कंपनीज है, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करते हैं, उसमें वो ADR की क्लास डालते हैं कि यार हमारा जब भी मामला आएगा ना, इसको पहले ADR के पास ले जाएंगे और फिर अदालत के पास ले जाएंगे ताकि हमारा जो गुडविल है वो इसके अंदर ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर भी क्या है कि जो आपका जजमेंट है ये क्या कह रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल कमर्शियल एक्ट्स कंटेन प्रोविजंस ऑफ ADR। जितने भी आपके कमर्शियल एक्ट्स हैं उसमें ADR के मुतल्लिक ज़रूर लिखा गया है कि भाई ये ADR ही फर्स्ट मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट होगा। प्रायोरिटी ये होगी कि किसी भी मसले को अगर आपने हल करवाना है तो उसको ADR के ज़रिए से आप हल करवाएं, और अगर वो ADR से हल नहीं होता तो फिर नॉर्मल मुकदमे के लिए तो आप ऑलरेडी आ चुके हैं, तो फिर कोर्ट फ्रेमिंग ऑफ इशू करके उसको आगे चलाना शुरू कर देगा। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या हर बार ये ADR आफ्टर बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इशू होगा? तो नहीं, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इशू भी अदालत ADR के लिए मामला रेफर कर सकती है। अब यहाँ पर इस जजमेंट में मजीद क्या कहा गया कि जनाब इसके जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये क्या है, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। पहला फ़ायदा कि अगर आप ADR की तरफ चले जाते हैं तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, आपका वक्त कम से कम लगेगा और जल्द आपका मामला, दिनों के अंदर आपका मामला क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ये लेस एक्सपेंसिव है। अब लेस एक्सपेंसिव इन द सेंस कि डेफिनेटली जब आपका एक मुकदमा, कोई भी जो हमारा मुकदमा होता है जिसमें बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है, वो चलता है पहले सिविल कोर्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। 20-25 साल तो कहीं गए ही नहीं। अब ये 20-25 साल में आप अगर कहें जी खाली कोर्ट फीस लगी थी, वकील की फ़ीस नहीं लगी थी, आप जो रोज़ाना वहाँ पर गए, आपने टाइम ज़ाया किया, वो नहीं वहाँ पर लगा, और उसकी वजह से वो जो प्रॉपर्टी अगर स्टे में चली गई, अटैचमेंट में चली गई, कुछ और उसके साथ ऐसा एक्शन हुआ तो क्या वो चीज़ ज़ाया नहीं हुई? तो वो बहुत एक्सपेंसिव आपका वो मामला चला जाएगा। तो ये लेस एक्सपेंसिव है, इसमें वो ज़्यादा आपका ख़र्चा नहीं लगेगा। और उसके बाद ये क्या है कि ये लेस इनकम्बरसम है। लेस इनकम्बरसम का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ज़्यादा रुकावटें नहीं हैं, कुछ ज़्यादा बार्स नहीं हैं, ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं है, ज़्यादा प्रोसीजर्स नहीं है। तो आप इस मामले को बड़े बेहतरीन तरीके के साथ क्या कर सकते हैं, सेटल डाउन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। एक वो सूरत हाल, वो सेटलमेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की जो दोनों पार्टीज़ जिस पे मुत्तफिक है, आप दोनों पार्टीज़ वहाँ पर क्या है, किसी न किसी बात पर रजामंद हो सकते हैं। और उसके बाद ये क्या है, ये अल्टीमेटली फ्रूटफुल है। अल्टीमेटली फ्रूटफुल क्यों हो गया? अल्टीमेटली फ्रूटफुल इसलिए हो गया जनाब कि यहाँ पर जब आप एग्री हो गए कि जी हम इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, तो इट मीन्स कोई अपील तो आगे आई नहीं,
जब अपील नहीं आई तो वो जो फैसला हो गया अदालत का वो फाइनल हो गया, ना कोई रिवीजन लगा ना कोई अपील लगा, तो फ्रूटफुल हो गया मामला। वहीं पर आपका क्या हो गया, वहीं पर आपका मामला हल हो गया। और उसके बाद ये बेनिफिशियल मोड है आपका। ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें कहाँ पर लिखी गई हैं, ये PLD 2007 लाहौर पेज 581, वो इस ADR की इंपॉर्टेंस के बारे में ये पॉइंट देता है कि ADR लेस टाइम कंज्यूमिंग है, लेस एक्सपेंसिव है, लेस इनकम्बरसम है, यूटिलिटी इसकी अल्टीमेटली फ्रूटफुल है, और ये बेनिफिशियल मोड है ऑफ द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आउटसाइड द कोर्ट। ADR को इस्तेमाल करते हुए विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज आप किसी भी मामले को बेहतरीन तरीके के साथ हल करके फिर वापस आ जाते हैं आप अदालत के पास कि जनाब हमने ये मेडिएशन की, इसके ज़रिए से हम इस मामले के इस हल तक पहुंच गए, अब इसको क्या करें, अब जनाब इसको आप रूल ऑफ द कोर्ट बना दें। तो जब वो रूल ऑफ द कोर्ट बन जाता है तो फिर जजमेंट ऑफ द कोर्ट आ जाता है, फॉलोड बाय द डिक्री हो जाता है, और उसके बाद वो ऐसी ही अहमियत रखता है जैसे डिक्री ऑफ द कोर्ट होता है। तो ये आपका एक बेहतरीन तरीका है कि जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने मामले को हल कर सकते हैं 89A के मुताबिक, जो कि डील करता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, कि ये अदालत अगर ज़रूरी समझती है कि किसी मुकदमे के बेहतरीन हल के लिए, स्पीडी हल के लिए, अगर उसको विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज मेडिएशन, रिकन्सिलिएशन, या आप उसकी तरफ चले जाए आर्बिट्रेशन की तरफ, कि इस मसले से इसको हल किया जा सकता है, इस तरीके से हल किया जा सकता है, तो कोर्ट पार्टीज को कहेगा कि भाई ये बेहतर तरीका है, ये स्पीडी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, फ्रूटफुल है, आप ये तरीका क्या करें, आप ये तरीका अडॉप्ट कर लें। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जो कि किसके हवाले से था, ये स्पेशल प्रोसीडिंग्स के हवाले से था, जिसमें 89A हमने अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर फर्दर जो स्पेशल केस का जिक्र है वो भी रूटीन से हट कर है, स्पेशल केस जिसको फ्रेंडली सूट भी कहा जाता है, इंशाल्लाह वो हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। इस टॉपिक को जो मज़ीद क्लियर करने के लिए इसके साथ जो रेलेवेंट ऑर्डर है जिसमें इसका कंप्लीट प्रोसीजर बताया गया, हम वो भी देख लेते हैं। और इसके साथ दो चीज़ें मज़ीद हैं जिनको अगर हम मिलाकर पढ़ें तो और ज़्यादा इस चीज़ को समझने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी, और जो कुछ हमारे क्वेश्चंस और क्यूरीज जो हैं वो हल हो जाएंगी। तो इसके लिए एक तो हमें देखना पड़ेगा ऑर्डर 9B, जो आपका CPC का ऑर्डर 9B है। ये बेसिकली 9B पंजाब अमेंडमेंट है, ये पंजाब के लिए एप्लीकेबल है। इस हवाले से पंजाब में क्या किया गया है, सेंटर्स भी बनाए गए हैं, और ये पंजाब अमेंडमेंट के लिए सारा कुछ किया गया। और उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट जो रिलेटेड है वो क्या है, 10(1)(a), ऑर्डर 10 उसका 1A और उसकी क्लास 1। ये दो चीज़ें अगर हम इसको मिलाकर पढ़ें तो थोड़ा सा हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। पहले हम किस चीज़ को देख लेते हैं, जो ऑर्डर 10 उसका 1A और उसके बाद उसकी जो क्लास है वो 1, वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि अदालत किसी भी प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए कोई रीजनेबल मेजर्स ले सकती है। तो कोर्ट क्या कर सकता है, यहाँ पर क्या है कि कोर्ट जो है वो इशू ऑर्डर्स फॉर, कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट में इशू ऑर्डर्स फॉर एक्सपेडाइटिंग एनी प्रोसेस, एनी केस। मतलब क्या हुआ, जैसे हमने वहां पर भी लफ्ज़ क्या पढ़ा था, एक्सपीडिशियस सॉल्यूशन। एक्सपीडिशियस का क्या मतलब है कि आप कोई जिस मामले को तेज़ी के साथ और एफिशिएंटली जब आप किसी मामले को हल करते हैं तो हम कहते हैं कि जनाब ये एक्सपेडाइट करना हो गया। तो एक्सपेडाइट करने का मतलब क्या होता है, एक्सपेडाइट करने का मतलब होता है कि किसी मामले को आप फास्ट तरीके के साथ और जब एफिशिएंटली हल करते हैं तो ये हम कहते हैं कि जनाब ये आपने मामले को एक्सपेडाइट कर दिया। तो ऑर्डर 10(1)(a उसकी क्लास 1 क्या कहती है कि कोर्ट में इशू ऑर्डर्स फॉर एक्सपेडाइटिंग एनी प्रोसेस। और सेम चीज़ हमें 89A के अंदर भी मिली कि एक्सपेडिशियस उसका जो सोल्यूशन है उसके लिए क्या किया जा सकता है, ADR को रेफ़र किया जा सकता है। तो इस हवाले से फर्दर क्या चीज़ है, इस हवाले से फर्दर हमारे पास ऑर्डर 9B है कि जिसके हम अभी रूल्स पढ़ेंगे। कुछ 4 रूल्स हैं इसके ऑर्डर 9B के, कि ऑर्डर 9B इस हवाले से क्या कहता है। तो पहला क्या है, जो इसका रूल 1 है आपका 9B और उसका जो रूल 1। अब 9B ऑर्डर और उसका जो रूल 1 है वो किस हवाले से है कि रेफरेंस टू मेडिएशन। ये कब होगा रेफरेंस टू मेडिएशन, ये उस वक्त होगा कि जब अदालत ये कहती है कि जी इस मामले का मेडिएशन के अलावा कोई और हल नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी, मेडिएशन को ये मामला
रेफर कर देगी एक रिटर्न ऑर्डर के ज़रिए से कि भाई ये मामला क्या किया जा रहा है, ये मामला जो है वो रेफ़र किया जा रहा है। किस मकसद के लिए रेफ़र किया जा रहा है? आपके मेडिएशन कमेटी की तरफ रेफ़र किया जा रहा है कि वो इस मामले को क्या करें, हल कर ले। इस मकसद के लिए क्या है कि लाहौर हाई कोर्ट के तहत मेडिएशन कमेटीज़ बनाई गई हैं, मेडिएशन सेंटर्स बनाए गए हैं जो इस मेडिएशन के प्रोसेस को देखते हैं कि जिसमें डिस्प्यूटेड पार्टीज़ उनके दरमियान किसी मसले को हल किया जाता है। यहाँ पर एक और चीज़ आप क्लियर कर लें कि ये लाजमी नहीं है कि जो मेडिएशन है ये मुकम्मल केस के ऊपर हो, ये किसी एक सिंगल, अब आपका जो एक केस होता है उसमें एक इशू तो नहीं होता ना, एक केस में एक से ज़्यादा इशू हो सकते हैं। तो मेडिएशन मे बी फॉर द होल केस हो जाए और इट मे बी फॉर अ सिंगल इशू और सम इश्यूज़। तो ये आपका जो मेडिएशन का प्रोसेस है जिसमें आपका अदालत किसी भी मामले को रेफ़र करता है, तो ये क्या हो सकता है, ये जो आपका रेफरेंस होगा ये किसी एक पर्टिकुलर इशू के लिए भी हो सकता है और मुकम्मल केस के लिए भी हो सकता है कि जनाब मैं इस मामले को क्या कर रहा हूँ, मैं इस मामले को रेफ़र कर रहा हूँ किसी भी सवाल के हवाले से। और उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, यहाँ पे जब रेफ़र करेगा तो इंडिकेट करेगा कि क्या वो चीज़ रेफ़र कर रहा है, क्या कोई पर्टिकुलर इशू रेफ़र कर रहा है या वो क्या कर रहा है, या वो मुकम्मल जो आपका कंप्लीट सूट है उसको क्या कर रहा है, कंप्लीट सूट को रेफ़र कर रहा है फॉर द पर्पज़ ऑफ आर्बिट्रेशन। तो जब ये आर्बिट्रेशन के लिए, सॉरी मेडिएशन के लिए जो रेफ़र किया जाएगा, एक रेफरिंग ऑर्डर होगा, उसके अंदर ये चीज़ इंडिकेट कर दी जाएगी कि भाई ये पर्टिकुलर इशू के लिए है या उस कंप्लीट जो सूट है उसके लिए मेडिएशन का जो प्रोसेस है वो अडॉप्ट किया जा रहा है। उसके बाद सेकंड क्या है, अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज़, 9B और इसका रूल 2, अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज़। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज़ के मुतल्लिक आपका जो 9B और उसका रूल 2 क्या कहता है, वो ये कहता है कि वेयर अ केस इज रेफर्ड फॉर मेडिएशन द कोर्ट शैल स्टे द प्रोसीडिंग फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 days एंड डायरेक्ट द पार्टीज टू अपीयर बिफोर द मेडिएशन सेंटर सेट अप बाय द लाहौर हाई कोर्ट। तो जब भी आपका ये मामला रेफ़र किया जाएगा, किसको रेफ़र किया जाएगा, किसी मेडिएशन कमेटी को, तो पहली बात है इसको मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा 30 days का। 30 days की वजह से हमने क्या दिया कि ये एक्सपीडिशियस है जनाब, एक्सपीडाइट कर दिए गए इस प्रोसेस को और उन पार्टीज़ को कहा जाएगा कि भाई आप जाए और जाकर मेडिएशन सेंटर में उस मेडिएटर के सामने पेश हो जाए ताकि वो आपको जो मामला है इसको बेहतर तरीके से क्या कर सके, आपके इस मामले को बेहतर तरीके से हल कर सके। और जब ये 30 days के लिए मामला उधर जाएगा तो आपका जो सूट है वो क्या हो जाएगा, वो उसकी प्रोसीडिंग स्टे हो जाएगी। अब ये स्टे जब होगी, यहाँ पर अगर ये आर्बिट्रेशन कामयाब हो जाती है और मुकम्मल सूट उसमें क्या हो गया, कंप्लीट सूट उसमें मेडिएशन के ज़रिए से हल हो गया, तो अदालत इसको रूल ऑफ द कोर्ट बना देगी। और अगर क्या था, कोई पर्टिकुलर इशू था, वो मेडिएशन कमेटी ने सॉल्व करवा के भिजवा दिया, पार्टीज एग्री कर गई, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि बाकी जो इश्यूज़ है उसके ऊपर अदालत अपना एडजुडिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। और अगर अदालत को कहीं पर लगेगा कि नहीं ये जो मेडिएशन इसकी हुई है ये ठीक नहीं है, तो इस सूरत में भी वो अदालत केस को आगे फॉरवर्ड कर सकती है। और अगर वो रिफ्यूज़ कर दे पार्टीज़ कि जी हमें ये मेडिएशन कबूल नहीं है, तो अदालत मेडिएशन वाला सारा मामला साइड पर रखेगी और दोबारा उस केस को वहीं से जहाँ पर उसको स्टे किया गया था, अब ये स्टे बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इशू किया गया था, स्टे आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इशू किया गया था, कहाँ पर इसको स्टे किया गया था, किस मकसद के लिए स्टे किया गया था, उसी जहाँ पर उस प्रोसीडिंग को स्टे किया गया था वहीं से आगे फर्दर क्या करेगा, ये मूव फॉरवर्ड करने लग जाएगा। तो 9B उसका रूल 1 क्या कहता है कि रेफ़र किया जाएगा मेडिएशन कमेटी को, और उसके बाद 9B2 कहता है कि वहाँ पर पार्टीज जाएंगी और उनका केस इधर स्टे हो जाएगा सिविल कोर्ट वाला, और 30 days का एक टाइम दिया जाएगा कि भाई आप 30 days के अंदर इस मेडिएशन कमेटी में जाकर अपना जो मामला है उसको क्या कर ले, उसको हल कर ले। उसके बाद इसका जो रूल 3 है वो सेटलमेंट के बारे में बताता है कि ये जो आपकी सेटलमेंट है ये किस तरीके से की जाएगी, जो आर्बिट्रेशन सेंटर है वो क्या करेगा और कैसे करेगा। तो आर्बिट्रेशन सेंटर क्या करेगा, पार्टीज़ को बुलाएगा और अगर वो पार्टीज़ किसी फैसले पर पहुंच जाती है तो उसको राइटिंग में लाएगा पहले, और राइटिंग में लाने के बाद दोनों जो डिस्प्यूटेंट आपकी पार्टीज़ है उन डिस्प्यूटेंट पार्टीज़ से वो क्या करवाएगा, उन डिस्प्यूटेंट पार्टीज़ से वो सिग्नेचर करवाएगा कि भाई पार्टी 1 आप भी अपना सिग्नेचर करो और जो पार्टी 2 है आप भी क्या करो, अपना सिग्नेचर करो। दोनों पार्टी से सिग्नेचर करवाएगा और सिग्नेचर करवाने के बाद वो क्या करेगा, इसको कहेगा चलो जी विटनेस लाओ, और उसके अंदर विटनेस 1 और विटनेस 2 आ जाएंगे। और उसके बाद मेडिएटर क्या करेगा, जो मेडिएटर होगा वो अपना साइन करेगा
और मीडिएटर के साइन के बाद ये जो आपका सारा मीडिएशन का जो प्रोसेस, ये जो परफॉर्मा है, ये फॉरवर्ड किया जाएगा। किसको फॉरवर्ड किया जाएगा? आपका जो मीडिएशन सेंटर का एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको मीडिएशन सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर को ये मामला क्या कर दिया जाएगा? फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और जो मीडिएशन सेंटर का एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करेगा? इस मामले को भेज देगा कोर्ट में। और अगर कोर्ट को लगता है कि ये मीडिएशन दुरुस्त हुई है और दोनों पार्टीज इस पर राजी हैं, ये लाजमी है। अगर दोनों पार्टीज राजी नहीं होंगी तो इस मीडिएशन की कोई अहमियत नहीं है। अगर दोनों पार्टीज राजी हैं और कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया जाता है कि जी बिल्कुल ये मीडिएशन दुरुस्त तरीके से हुई है, तो कोर्ट इस मीडिएशन वाले मामले को क्या करेगा? रूल ऑफ द कोर्ट बना देगा। और रूल ऑफ द कोर्ट बनाने के बाद एक डिक्री पास करेगा, जजमेंट पास करेगा, फॉलोड बाय द डिक्री। लेकिन ये तब जब पूरा केस फॉरवर्ड हुआ था। अगर कोई पर्टिकुलर इशू फॉरवर्ड हुआ था तो फिर रूल ऑफ द कोर्ट उस इशू की हद तक उसको फाइनल कर दिया जाएगा कि जी ये एडजुडिकेट हो गया, और फर्दर जो इशू है वो एडजुडिकेट होंगे और उसके बाद उसका क्या किया जाएगा? उसके बाद उसका फैसला किया जाएगा। और उसके बाद क्या है? उसके बाद फेल्यूर टू मेडिएशन, ये था हमारा रूल 3। और रूल 4 क्या कहता है? फेल्यूर टू मेडिएशन, कि अगर वो पार्टीज मेडिएशन से इनकार कर देती हैं कि जनाब हम इस मेडिएशन के प्रोसेस को नहीं मानते, तो सिंपल क्या होगा कि मुकदमा जहां पर आपका स्टे हुआ था वहीं से दोबारा क्या हो जाएगा? ये कंटिन्यू हो जाएगा। वो जो स्टे किया गया था और इसको आर्बिट्रेशन की तरफ भेजा गया था, मेडिएशन की तरफ, वो सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। तो मेडिएशन ये एक ऐसा प्रोसेस है विच डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट ऑफ द पार्टीज़। अगर कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ को इसमें से निकाल दिया जाए तो इस मेडिएशन की किसी किस्म की कोई भी अहमियत नहीं रहेगी। अगर ये दोनों पार्टीज अदालत के सामने वापस आकर कहते हैं जनाब हमारा मसला हल नहीं हुआ, हम इस मेडिएशन को नहीं मानते, ये जो प्रोसेस हमारे साथ किया गया, आप इसको एडजुडिकेट अपॉन करें, तो कोर्ट बाउंड है उस मामले को एडजुडिकेट अपॉन करने के लिए। क्योंकि ये तो एक आपकी स्पेशल प्रोसीडिंग दी गई है कि यार ये बेहतर तरीका है, स्पीडी है, एक्सपीडिशियस है, आप अपने मामले को इस तरीके से क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो 9B के टोटल 4 आपके रूल्स हैं, जो आर्डर है। उसका पहला रूल क्या है कि रेफरिंग का एक आर्डर होगा जिसमें सिविल कोर्ट किसी भी मामले को रेफर कर देगा, और उस रेफर करने के बाद क्या होगा कि वो मामला आपका चला जाएगा, पार्टीज़ को बुलाया जाएगा आपके आर्बिट्रेशन उसमें मेडिएशन सेंटर के अंदर, और 30 दिन के लिए प्रोसेस को स्टे किया जाएगा, जो मुकदमा जहाँ पर उसको रोका जाएगा। और जब वो पर्टिकुलर इशू या पूरा केस वहाँ से आएगा तो अब अदालत ये डिसाइड करेगी कि सेटलमेंट क्या हुई है या नहीं हुई। अगर सेटलमेंट हो गई है तो वो मेडिएटर दोनों पार्टीज़ के 2 गवाहों के साथ साइन लेगा, रिटर्न में वो सारी बात करेगा, मेडिएशन सेंटर को देगा और वो जाकर दे देगा कोर्ट को। कोर्ट उसको रूल ऑफ द कोर्ट बना देगा। अगर वो सेटिस्फाइड होगा कि दोनों पार्टियां इस बात पे राजी हैं तो उस सूरत में रूल ऑफ द कोर्ट बना दिया जाएगा। और अगर वो दोनों पार्टीज उससे रिफ्यूज़ करेंगी तो रिफ्यूज़ल की सूरत में वो मामला जहाँ पर स्टे हुआ था वहाँ से दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा और इस मेडिएशन में की बातों की किसी किस्म की कोई भी अहमियत नहीं होगी। ये है आर्डर 9B, जो कि किसके साथ मिला के पढ़ा जाता है? 89A अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और उसके बाद जो हमने एक्सपीडिशियस का लफ्ज़ पढ़ा था उसके मजीद आपको एम्फसाइज मिल जाता है 10(1)A और उसके रूल 1 के अंदर। तो ये हमारा क्या था? ये ADR 89A के मुताबिक था कि किस तरह मेडिएशन कमेटी के ज़रिए से कोई भी जो मामले उसको हल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको फिर बताता चलूँ कि आर्बिट्रेशन और मेडिएशन, पहले मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया कि शायद आर्बिट्रेशन भी यहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो अगर आर्बिट्रेशन पर्टिकुलर इन द स्ट्रिक्ट सेंस अगर हम बात करें तो उसके लिए आर्बिट्रेशन एक्ट्स मौजूद हैं। पंजाब के अंदर 2019 का, इस्लामाबाद में 2017 का, उसके अलावा ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लिए आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 जो है वो मौजूद है। तो वो आर्बिट्रेशन के लिए पर्टिकुलर्स वो प्रोसीजर आएंगे। यहाँ पर क्या चीज़ है? मेडिएशन, और मेडिएशन बाइंडिंग होती ही नहीं है। ये तो एक सूरत हाल है कि किसी तरीके से इनके लड़ाई झगड़ा कंसिलिएशन और मेडिएशन से क्या करें? ख़त्म करवाएं और किसी तरीके से इस मामले को हल करने की कोशिश कर ली जाए ताकि ये मामला सेटल किया जा सके। ये हमारा टॉपिक था किसके मुतल्लिक? स्पेशल प्रोसीडिंग में ADR के मुतल्लिक।